इसको करने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में, क्या है? हैं? तसल्ली करनी है? वैसे तो सारे सवाल ही बस पढ़ने वाले होते हैं। ये जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होती है, आई कैप ने वैसे ये रिस्ट्रिक्शन अच्छी लगाई थी कि कॉस्ट पास करके एमएफए, उसका फायदा यही होता है कि जो अंग्रेजी में ये जो परसेंटेज इस्तेमाल करनी है ना, ये आ जाती है। लेकिन ये ज्यादा गलत है कि कॉस्ट पास हो तो एमएफए पढ़ना है। ये क्या है कि एक दफा पेयर हो जाए बंदा, लेकिन वो आई कैप कहता नहीं, तसल्ली से पास कर ले फिर आ गया। चलो देख लेते हैं इसको भी, फिर आगे भी चलते हैं। मंथ वाइज कैश बजट बनाना है, और वो हमारे मंथ हैं कौन कौन से? एक मार्च, अप्रैल और मई। उसने आपको जो डाटा दिया हुआ है वो जनवरी का दिया हुआ है, ये एक्चुअल है, और हम यहां पे खड़े हैं। और फॉरकास्ट का मतलब है कि अगले सालों में क्या पॉसिबिलिटी है। मार्च में 55 मिलियन, अप्रैल में उसने सारा डाटा दिया हुआ है, वो डाटा आपके पास भी है। मेन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है जी कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, और जीपी आपके पास है 5%, 25%, और यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक 80%। बस ये एक अच्छी चीज है, इसको हमने देखना है। और प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने की जितनी भी सेल्स होंगी उसका 80% हमने अपने पास क्लोजिंग स्टॉक रखना है। और याद रखिए, जब सीरीज ऑफ मंथ हो या सीरीज ऑफ ईयर हो, यानी एक से ज्यादा मंथ हो, अगर वो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है ना, चाहे ये अकाउंटिंग का सवाल हो, किसी भी अकाउंटिंग का, R1 R2 कोई भी, चाहे ये किसी भी यानी अकाउंटिंग का सवाल हो, तो ओपनिंग स्टॉक का जिक्र भी जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक और ट्रिक हमने देखना है कि वो ट्रिक क्या है कि कभी कभी वो आई कैप आपकी प्रोफेशनल जजमेंट टेस्ट कर लेता है। जैसे भी काम ही यहां से स्टार्ट करते हैं, वर्किंग हम पहले ही शुरू कर देते हैं, बाद में क्योंकि सवाल आपने भी पढ़ा हुआ, बाद में मिलके पढ़ भी लेते हैं। जो सबसे अच्छा ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर वो यही था। हमारे पास उसने जो बताया हुआ है ना, ये हमारी वर्किंग है। हमें जो सेल्स उसने गिवन की हुई है ना, अगर आप देखो तो उसने सेल शुरू की हुई है जनवरी से लेकर ऑनवर्ड। तो हम यहां पर लिख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक डाटा गिवन है। ये हमें डाटा गिवन है, और जो हमारा क्वेश्चन है ना वो ये है, ऐसा ही है ना कि हमारा ये 3 क्वार्टर है, 3 मंथ है इस क्वार्टर के। सेल्स उसने दे दी 85 मिलियन, हम रुपीज एंड थाउजेंड कर लेते हैं। फिर अगला क्या, 95, 95, फिर 55, फिर 65, 60, फिर 65, 70। जब भी आपने सेल से परचेजेस फाइंड करनी है ना, तो याद रखिए आपको कॉस्ट ऑफ सेल लाजमी करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल में कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा कंप्लीट नहीं होता, हमें लग रहा होता है डाटा कंप्लीट नहीं है, तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें ट्रिक से फाइंड करनी पड़ती है। अगर हम, ये तो थी सेल्स, जब भी वो कहता है सेल्स का 80%, सेल्स का 20%, कुछ भी सेल्स की परसेंटेज दे दे, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल पे ले। सीपीएस वो उसने दिया होता है, तो हम इसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करेंगे, तो जनवरी की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, अगर फाइंड किया है तो 100 पे डिवाइड कर दें, 75 से मल्टीप्लाई कर दें, कितनी अमाउंट आ गई, 63750, 71250, फिर 55 का, ये तो आप लोगों ने किया होगा, 41250, 45,000, 48750, और 5625। चले अब ना थोड़ी सी तवज्जो, ये वो चीज होती है जो हमारे पास ट्रिक्स होते हैं और क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है, ये हमारी है कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो हमारे पास परचेजेस आएंगे, यही है ना।
अगर आप लोगों को नहीं याद रहता तो ये देखें, स्टॉक का लेजर बनाएं, यहां पर ब्रॉड ऑन होता है, यहां पर परचेज होता है, यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल होता है और यहां पर कैरी डाउन होता है। आपको ये चीज चाहिए तो ये दोनों प्लस करके ये जाकर माइनस हो जाएगा। ये बिल्कुल समझो कि आपको एक्स फाइंड करना है और जो दरमियान वाली लाइन है ये इक्वल का साइन है। तो कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे तो हमारे पास परचेजेस आ जाए। तो यहां पर अब जब फार्मूला लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, इसमें हमने प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक। अब यहां पर एक मसला है, उसने कहा है कि हर अगले महीने की सेल्स का 80% हमने उससे पहले वाले महीने में रखना है। इसका मतलब है सेल की बात कॉस्ट ऑफ सेल में लेनी है, हमने इसका 80% लेंगे तो यहां पे रखेंगे, इसका 80% यहां पर रखेंगे। ठीक होगी बात? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी होगा, अगले महीने का। नहीं पता चल रहा क्या मतलब? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक मैंने ऊपर लिखा हुआ। तो यहां पर हमने इसका 80% लेना है और ये पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा अगले साल का वो। अब यहां पर हमारे पास ट्रिक क्या होगा, अगर वो कहता है फॉलोइंग मंथ का हमने अपने पास स्टॉक मेंटेन रखना है, तो जरा ध्यान से बात सुने। अगर मुझे इस मंथ का काम करना है, इस मंथ का, तो इसका जो 80% होगा ये ओपनिंग स्टॉक होगा। इसका अपने का 80% मैं लूंगा, इसका अपना जाती क्या होगा, ये ओपनिंग स्टॉक, और पिछले का ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। नहीं समझ लगी? देखे ना, उसने कहा है ना कि अगले महीने की जो सेल है जिसको हमने कॉस्ट ऑफ सेल पे परसेंटेज लेनी है, अगले महीने सेल का पिछले महीने उसका ओपनिंग स्टॉक है, तो उसका फिर अपने लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। देखें, ये 41250 की बात करता हूं, इसका जो 80% है ये किसका क्लोजिंग स्टॉक है, पिछले का, और इसका अपना क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो कभी कभी वो ऐसा करता है कि हमें ना ये डाटा नहीं देता, फेब का पिछला डाटा नहीं देता, और हम ये समझ रहे होते हैं कि जब पिछला डाटा ही नहीं है तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो ऐसी बात नहीं है, आप इस अपने डाटा से, इस वैल्यू से आप ओपनिंग स्टॉक फाइंड कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, 41250 का 80% लेंगे तो इसका अपना ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो करें जरा 41250 का 80%, कितना? 33,000। और इसका 80% लेंगे तो ये इसका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 30। फिर आगे तो वही एक सर्कुलेशन चलती है, एक चेन बन जाती है, जो पिछले का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले का ओपनिंग स्टॉक है। और 48,750 का दें 39, फिर 39,000 और 4 5 कर लेंगे, कितना? 45। ये हमारे पास परचेजेस आ जाएंगे। पिछला डाटा सिर्फ इसलिए लिखा है बताने के लिए कि अगर पेपर में इसको लिखने की जरूरत भी पड़ जाए तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मेन हमारा दरमियान वाला ही सॉल्यूशन है। कितना आ गया परचेज, कितना? 44250, 48,000, 5475। ये हमारे पास परचेज आ गई। अब अगला हमने कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि एसओपीएल के अंदर ये परचेज हमें चाहिए होती है, कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए होती है, और कैश बजट के अंदर हमें कैश चाहिए होता है। अब हम स्ट्रेटजी को देखेंगे कि वो कैसे पे कर रहा है इसकी। परचेज तो हमने कर ली इसका, और हमें पिछले साल की भी परचेज चाहिए, क्योंकि आपने तो सवाल किया हुआ है ना, क्योंकि उसने अगले महीने पेमेंट करता है ना, 30 डेज बाद करता है ना, तो इसका मतलब है फरवरी की पेमेंट कब करेगा, मार्च के अंदर, तो फरवरी की परचेज का भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका कर लें जरा 80%। 71250 का 80% कितना आ रहा है? इसका देखना है ना,
71250 का 50, ये इसका ओपनिंग स्टॉक आ गया और इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा 33। तो फेब की भी परचेजेस बताएं। अब उसने 30 डेज की क्रेडिट पे टोटल पेमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये पेमेंट मार्च में हुई, ये पेमेंट यहां पर और ये पेमेंट यहां पर। तो हम अगर अपनी पेमेंट्स की बात करें तो पेमेंट्स आ गई 47250, 44250 और 48,000। अब ये आप देख लें अपना क्वेश्चन के बराबर आता है यार, ये आपकी पेमेंट्स हैं। कॉस्ट ऑफ सेल, जब वो कहता है ना कि 80% सेल का क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन रखना है, तो हमने सेल अमाउंट का नहीं 80% लेना होता, कॉस्ट ऑफ सेल का 80% लेना होता। ठीक है, तो ये अपनी पेमेंट टू सप्लायर मैच कर रहे हैं। ठीक है, जब वो कहता है ना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है, तो जाहिर सी बात है उसने कहना है कि फॉलोइंग मंथ का सेल्स का वो कहेगा 80% मेंटेन करना है, और हमने उसकी पहले कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है, उसका 80% लेना है। उसके अलावा अगर क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है नहीं तो फिर हम क्यों लेंगे। नेक्स्ट, ये बात क्लियर होगी, आपके क्वेश्चन में मैच भी कर लिया। आगे बाकी उसमें तो ये काम तो बहुत ही आसान था कि 20% आपको उसी महीने पैसे मिल जाने हैं और बाकी जो पैसे हैं वो आपको मिलने हैं। लेकिन उसने ये जो बात की है ना, कहता है 80% ऑफ द कस्टमर, ये बात याद रखें, कस्टमर है। कस्टमर का मतलब है चाहे आपने उसको कैश पे सेल कर रहे हो चाहे आप उसको क्रेडिट में सेल कर रहे हो, जब भी उसने आपको पेमेंट करनी है 80% कस्टमर ने वो विद होल्डिंग एजेंट होंगे। और आपको पता है विद होल्डिंग एजेंट आपको आप वो एक्सपेंस टैक्स काट के पैसे देता है, वरना उसके लिए दाव बन जाता है ना। तो अब तो माशाल्लाह सबके टैक्स पास ही है ऑलमोस्ट, तो वो जो पैसे काट के पैसे देगा। और मैं कहता हूं आई कैप ने जो सोल्यूशन दिया है ना, आई कैप ने सोल्यूशन दिया, उसने टोटल सेल लिखी है और फिर 3.5% माइनस करके लिखा है। मैं कहता हूं ये भी नहीं ऐसा अच्छा नहीं है, जो कि कैश हमारे पास आया नेट होके, तो हमें लिखना चाहिए कि रिसीट फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से रिसीट हुआ है वो ही लिखना चाहिए। क्योंकि हम जब वर्डिंग लिख रहे हैं रिसीट फ्रॉम कस्टमर, तो हमें ना नेट करके लिखना चाहिए। लेकिन आईकैप ने क्या लिखा हुआ, टोटल से लिख के फिर 3.5% माइनस किया हुआ और उसको 80% से मल्टीप्लाई कर, 80% से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि सारे कस्टमर ने पैसे नहीं काटे, 80% ने काटे। चलिए उसको देख लेते हैं। हमारे पास सेल्स ऊपर लिखी हुई है, ये इसको ऊपर ही हल कर लेते हैं, वर्किंग टू वे चलाते हैं। हाँ जी, पहले तो इसका 20% मार्च का 20% मार्च में मिला होगा, तो इसका तो पहले क्या ऐसे लिख लेते हैं। 55,000 का 20% कितना बना 11,000, और 60,000 का 20% कितना बना 13,000। डन। अब आ जाते हैं डेटर वाला पैसा। फेब का 80% हमें मिला होगा मार्च के अंदर, ऐसा ही है। फेब का 20% तो फेब में मिल गया होगा ना, फेब का 80% लेंगे तो यहां पर आ जाएगा जी। अच्छा, 60% ऑफ डेटर्स आर कलेक्टेड एट द फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट ऑफ द सेल, ठीक है, और रिमेनिंग डेटर्स आर कलेक्टेड एट द सेकंड मंथ, ठीक होगी बात। तो फिर वो यहां से चलेंगे हम। जनवरी का 20% भी पूरा हो चुका है, 60% भी हो चुका है, इसका 20% रहता है, तो यहां पर फिर हम लिख लेते हैं जनवरी की सेल्स का। तो कितने पैसे मिले 85,000 का 20% 17,000। नहीं नहीं, ये हमारे 85,000 टोटल सेल्स है ना, उसने कहा है कि 20% तो हमारी वो कैश सेल्स है उसमें, और 60% है 60% ऑफ डेटर्स, 60% ऑफ डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ, ठीक है। इसका हम पहले 80% लेंगे,
85,000 का पहले 80% लेंगे, जो आएगा उसका 60% पहले लेंगे ना। पहले 85,000 का 80% लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा डेटर्स, और डेटर्स का फिर लेंगे 60%, तो वो हमारे पास यहां पर आएगा, और फिर 40% लेंगे, तो इसका 40% ले जरा, 2700। ये जनवरी की सेल ओके होगी। फेब की सेल्स, अब फेब की सेल्स का 20% तो फेब में कवर हो गया होगा, फिर जो बाकी 80% बचा होगा उसका 60% ले जरा, 95,000। फेब में तो 4-5, और फिर इसका 40% लिया, 30400। फिर आ गया मार्च, मार्च का 20% भी, 20% तो मिल गया हमें, मार्च का 20% तो हमने लिख चुके हैं ना पहले ही। अब उसका 80% का 60% ले, 26400, 17600। मार्च के बाद आ जाता है अप्रैल। अप्रैल में तो नहीं मिलने ना, क्योंकि वो तो 20% वो हम लिख चुके हैं पहले ही। अब उसका 60% ले, 80% का 60% ले लें, 2888। अब हम इसको प्लस कर लें, इन तीनों को प्लस कर लें, इन तीन को प्लस कर लें, और इन तीन को प्लस कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएंगी। तो प्लस करके बताएं जरा कितनी वैल्यू आ रही है। 72800, 56800, 464। ये तीनों वैल्यू मैच भी करें अपनी। अगर इसमें कोई मसला आ रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग में तो वो भी पूछें, अभी भी नहीं समझ लग रही, हो सकता है आपकी वैल्यू गलत हो। बताएं कौन सी वैल्यू चेंज आ रही है। तीनों वैल्यू चेंज आ रही है। आपने कैश ऐड नहीं की, ये सारी ऐड करो ना, कैश इसमें 11,000 भी प्लस करो ना। 83,800, 68, 86 या 68, 68, 59। अब बताएं, आप ठीक है। अब मैच करके सबका, अगर मैच नहीं करता ना, और अगर आपको समझ लगी है कि आपकी गलती थी फिर भी ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ लगी कि गलती कौन सी है, तो ये आप पूछने वाली बात होगी। अब क्या करेंगे, ये रिसीट आ गया, अब इनका 80% का 3.5% लेकर माइनस कर देंगे बाद में, वो पेमेंट्स वाली साइड पर जाकर माइनस कर दो, या इसी में से नेट करके लिख दो, ये आपकी अपनी मर्जी हो। यानी इसको 96.5% से मल्टीप्लाई करके लिख दो, या फिर 3.5% अलग से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक होगी बात। ये बात भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। हाँ, इस बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये एक थोड़ा सा इश्यू था कुछ बंदों को। इन जनवरी ZL पेड 2 मिलियन 25% एडवांस, इसका मतलब है 2 मिलियन तो उसने जनवरी में पे किया हुआ है अगेंस्ट द पैकिंग मशीनरी। द मशीनरी वाज डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन फेब के अंदर वो इंस्टॉल हुई। फिर वो कहता है एंड वाज टू बी ऑपरेटेड ऑन टेस्ट रन फॉर 2 मंथ, और उसके लिए 2 महीनों के लिए टेस्ट रन लगा रहा। 50% ऑफ द परचेज वाइज एग्री टू बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग इंस्टॉलेशन, जिस महीने में इंस्टॉलेशन हुई उससे अगला महीना, मार्च आ गया। अब आपने लिखा हुआ है 4,000, और मैं भी कहता हूं 4,000 होना चाहिए, और आई कैप ने लिखा हुआ है 3,000। मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि 4,000 ही ठीक वैल्यू है। आगे वो कहता है एंड द रिमेनिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ टेस्ट रन। अब टेस्ट रन आपका खत्म हुआ है अप्रैल के अंदर, तो अप्रैल में पे करेंगे ना एंड पे उस पे। तो कुछ लोगों ने इसको मई के अंदर लिखा हुआ है, देखे ना, इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हुई, फेब के अंदर, 2 महीने टेस्ट रन का, तो वो कौन से 2 महीने हुए, मार्च और अप्रैल के एंड पे पे करने हैं। तो ये आउटफ्लो किस महीने का हुआ, अप्रैल का।
तो 2000 वहां जाकर लिखना था अप्रैल के अंदर, लेकिन आई कैप ने 3000 लिखा हुआ है, 3-3000 करके, बस वो लड़ाई चलती रहेगी, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 16 और 14% ऑफ द सेल एंड पेड इन द मंथ। ये होता है जनती एडजस्टमेंट, बस ये उसने कोई 0.5 या 1 नंबर इसका रखा होता है, वो कहता है कि 49 पे फेल ना हो। और 100 मिलियन तो वो हमारे पास 100 मिलियन 29 फेब को था, तो इसका मतलब है मार्च का ये ओपनिंग बैलेंस। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट में लिखकर दरमियान में रिसीट, पेमेंट, क्लोजिंग, या फिर रिसीट पेमेंट करके एंड पे भी लिख सकते हो। तो आई कैप का ज्यादातर ये होता है वो ऊपर ही लिख देता है, वो ब्रॉड ऑन कैड ऑन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जरा ये आज ना 2 क्वेश्चन हम रीड कर मैं पढ़ा देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं उसमें जो ट्रिक्स हैं, ताकि क्वेश्चन हल करते वक्त आपको परेशानी कम है और कम टाइम में ज्यादा सवाल हो। तो फिर 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और ये सवाल भी अच्छा है। चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक जब पढ़ देता हूँ ना, सारा क्रैक करके दे देता हूँ ना, ताकि आप अपने टेस्ट की तैयारी करो, इस पे कम से कम टाइम लगे आपका। चलो फिर आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, समझिए, आप जिस टाइम मर्जी टेस्ट देते, 9 बजे टेस्ट अवेलेबल होगा। कब आते हो? 1:30 बजे। चलो इसके बाद फिर दे लेना। ऐसे क्वेश्चन एक ही है, एक ही क्वेश्चन है, वो मेरे ख्याल में आधे घंटे में ही है, और बाकी 2-3 एमसीक्यूज हैं, तो आधे घंटे में ही टेस्ट होगा। क्योंकि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 15 नंबर में हमें कितना टाइम चाहिए, 1.8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आधा घंटा बहुत है। घर नहीं देना इस दफा, वो ना बंदा रिलैक्स होके करता है, इधर आपने आधे घंटे में घर भी लेना है, और वो जो दिमाग में वो प्रेशर होता है ना, वो भी। आज पीवी की क्लास है?